अस्सलाम वालेकुम। आज हम ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सेरिब्रल पाल्सी इन चिल्ड्रन। सेरिब्रल पाल्सी जो होती है, ठीक है, नॉर्मली इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन को अगर सेरिब्रल पाल्सी हो तो उसकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, उसका बैलेंस और जो कोऑर्डिनेशन वगैरह है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी की क्या वजह हो सकती है। Cerebral palsy is a condition in which child's brain is damaged before, during और after birth। बच्चे का जो दिमाग है वो डैमेज हो सकता है या तो पैदाइश से पहले या पैदाइश के दौरान या पैदाइश के बाद। ठीक है, और हमें पता कैसे चलेगा कि एक बच्चे का ब्रेन डैमेज है? बच्चे की जो मूवमेंट है, डेवलपमेंट है और जो बिहेवियर है वो बाकी बच्चों की निस्बत डिफरेंट होंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ ब्रेन इज डैमेज बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले बच्चे का ब्रेन किस तरह डैमेज हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आ रहे होते हैं इसमें। सबसे पहले जो है जेनेटिक या कंजेनिटल कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक बच्चे को कोई भी जेनेटिक या कंजेनिटल डिजीज हो सकती है, लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21 क्रोमोसोम होता है ना, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद होती है। इस तरह और भी बहुत सारी जेनेटिक और कंजेनिटल कंडीशंस हैं जिनके अंदर बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है। या अगर मदर को जो है प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो गई है, ये जर्मन मीजल्स वगैरह की जो है उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई थी, तो उसको जर्मन मीजल्स का जो इन्फेक्शन हुआ उस वजह से भी जो है उसको बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। या फिर अगर प्रेग्नेंट मदर थी, उसने कोई भी पॉइजन्स ले लिए लाइक मेडिसिन, अल्कोहल्स वगैरह, तो उस वजह से भी जो है बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। या फिर लास्ट पॉइंट है कि अगर माल नरिश्ड मदर है, ठीक है, माल नरिश्ड मदर किस तरह की, अगर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो बैलेंस डाइट ले, ठीक है, प्रेगनेंसी में वो माल नरिशमेंट के शिकार रही है, तो उस वजह से बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ ब्रेन इज डैमेज ड्यूरिंग लेबर। पैदाइश के दौरान बच्चे को किस तरह सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। हमारा जो ब्रेन है ना, उसको कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है। अगर उसे कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती किसी भी वजह से, तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी होगी। इसमें क्या हो सकता है कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्यों? अगर तो मतलब उस लेबर जो था वो डिले हो गया, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो बच्चे को जो है ऑक्सीजन इनसफिशेंसी हो सकती है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। ब्रेन डैमेज की वजह से सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। या फिर अगर ट्विन्स बेबी थे, तो पहले ट्विन जो है उसकी बर्थ हो गई और दूसरे ट्विन को की बर्थ होते होते ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, तो फिर जो दूसरा ट्विन है उसे जो ऑक्सीजन इनसफिशेंसी हो सकती है, उस वजह से उसका भी ब्रेन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ ब्रेन इज डैमेज आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद किस तरह ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि अगर बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फिट्स किस वजह से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे को फीवर आ रहा है, हाई टेम्परेचर है, और जो हमारा ब्रेन है वो हाई टेम्परेचर के सेंसिटिव होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर के लिए हमारा ब्रेन सेंसिटिव होता है, तो जब भी फीवर रहेगा बच्चे को तो उसे फिट्स आने के मतलब होते हैं चांसेस, उसे फिट्स आएंगे, रेगुलरली फिट्स आते रहेंगे, तो उस वजह से उसका ब्रेन डैमेज होगा। ब्रेन डैमेज होगा तो उसको सेरिब्रल पाल्सी होगी। सेकंड पॉइंट है डिहाइड्रेशन। अगर बच्चे को डायरिया या वोमिटिंग वगैरह की वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है, तो हमारा जो ब्रेन है वो लॉस ऑफ वाटर को मतलब उसके लिए भी जो है वो सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसकी वजह से बच्चे को फिट्स आएंगे। फिट्स आएंगे तो क्या होगा कि ब्रेन डैमेज होगा। ब्रेन डैमेज होगा तो सेरिब्रल पाल्सी होगी। या फिर किसी भी किस्म की इंजरी हो गई है ब्रेन को, लाइक गिर गया है या फिर मोटर क्रैश वगैरह हो गया, इस वजह से हो सकता है सेरिब्रल पाल्सी। मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, या फिर वही लैक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कौन कौन सी लिमिटेशंस आ रही होती हैं अगर एक बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है। बच्चा जो है वो मूव नहीं कर पाता और बिहेव नहीं करता अपनी एज के बाकी बच्चों की तरह, ठीक है। उसको फीडिंग में डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, सकिंग, स्वॉल्विंग एंड च्यूइंग में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, ठीक है। उससे मतलब ना सकिंग सही से हो रही होती है, ना वो सही से खाना निगल पा रहा होता है, ना च्यू कर पा रहा होता है, ठीक है, और ना इजीली मूव कर पा रहा होता है, क्योंकि उसके मसल्स जो हैं वो फ्लॉपी और हैवी फील हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है कि ना ही वो बच्चा बाकी अपने एज ग्रुप के बच्चों की तरह सही से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा होता है, ठीक है। और उसकी सीइंग, देखने में भी उसको मुश्किल हो रही होती है, सुनने में भी मुश्किल हो रही होती है, फिट्स आ रहे होते हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड होता है, और स्माइल और बैबल और टॉकिंग वगैरह में भी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू अपने बाकी एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ टाइप्स आ जाती हैं सेरेब्रल पाल्सी की। सबसे पहले टाइट चिल्ड्रन है। टाइट चिल्ड्रन को हम स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक या स्पास्टिक हेमीप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। सेकंड टाइप है फ्लॉपी चिल्ड्रन। फ्लॉपी चिल्ड्रन को हम हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। और लास्ट पे आ जाती है चिल्ड्रन विद अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, इसको हम एथिटोइड सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। अब हम बारी बारी इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है टाइट चिल्ड्रन स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक या स्पास्टिक हेमीप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी भी जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा होगा ना, उसके मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होंगे, ठीक है। उसकी पूरी बॉडी भी इफ़ेक्ट हो सकती है, बोथ आर्म्स और लेग्स वगैरह भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। किसी भी वो बॉडी पार्ट को मूव करने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि उसके मसल्स टाइट हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसका कोई पार्ट बॉडी पार्ट बेंट है और उसको वो स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे फील होता है जैसे वो अपने जो बॉडी पार्ट है उससे वो लड़ रहा है, ठीक है। मतलब इतनी मुश्किल होती है उसको उसको सीधा करने में क्योंकि उसके मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। और जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं ना, वो पैदाइशी तौर पे उनके मसल टाइट नहीं होते। जब मतलब जब वो पैदा होते हैं ना, तो उनके मसल टाइट नहीं होते। मतलब बर्थ के फ्यू मंथ्स या ईयर्स के 1 ईयर के बाद जो है उसके मसल टाइट होना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे वो मूवमेंट करता है, ठीक है। अब ये जो चिल्ड्रन होते हैं ना, टाइट चिल्ड्रन या स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक और स्पास्टिक हेमीप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी के चिल्ड्रन, इनकी जो है वो किस तरह की पोजीशन होती है। चाइल्ड जो है वो मतलब हमारी तरफ नहीं देख सकता, कांट लुक एट यू इजीली, ठीक है। और उसके जो हेड है वो पुश बैक है, बैक की तरफ मूव किया होता है, पुश इज बैक, ठीक है। शोल्डर भी पुल बैक हुए होते हैं, एल्बो और रिस्ट उसकी बेंट होती हैं, फिंगर क्लैस्प्ड होती हैं, टाइटली क्लोज्ड होती हैं, लेग स्ट्रेट होती हैं और टर्न्ड इन होती हैं, फीट पॉइंट डाउन। और जब भी वो कोई मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो उसकी टाइटनेस मज़ीद ज़्यादा हो जाती है। सेकंड टाइप है हमारे पास फ्लोपी चिल्ड्रन के, जिसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सेरिब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है कि जो फ्लॉपी चाइल्ड होता है ना, वो हैवी फील कर रहा होता है क्योंकि उसके मसल्स जो हैं वो फ्लॉपी होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें हमें इस तरह फील हो रहा होता है कि जैसे हम बच्चे को जब उठाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो हमारी बाजुओं के अंदर से फिसल रहा है, ठीक है। फ्लॉपी है ना, इस वजह से इस तरह फील हो रहा होता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो आर्म्स और लेग्स हैं वो हैवी लूज और फ्लॉपी फील होते हैं। वो इजीली मूव कर सकता है, लेकिन उसे डिफ़िकल्टी इस वजह से होती है मूव करने में क्योंकि उसके जो मसल्स हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं और वो हैवी फील हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं स्लो टू डेवलप होते हैं, ठीक है। इनकी डेवलपमेंट स्लो होती है, पुअर हेड ट्रंक और लिम्ब कंट्रोल होता है, ठीक है। और इन क्लमसी फील हो रहे होते हैं, पुअर बैलेंस होता है इनका। पुअर बैलेंस इनका इसलिए होता है क्योंकि जब ये खड़े होने की कोशिश करते हैं तो इनके जो मसल्स हैं वो अंडर डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हैंड वगैरह को भी अपने सही से नहीं यूज़ कर पाते, वजह वही है कि इनके जो मसल्स हैं वो अंडर डेवलप होते हैं। लास्ट हमारे पास जो टाइप है वो है चिल्ड्रन विद अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स या एथिटोइड सेरेब्रल पाल्सी। इसके नाम से पता चला कि इसमें जो बच्चा है ना, उसके हाथ या बाजू वगैरह की अनकंट्रोल्ड खुद ब खुद मूवमेंट होती रहेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है इनिशियली फ्लोपी होता है, ठीक है। लेकिन जब बोलने की या चलने फिरने की कोशिश करता है तो इसके मसल्स टाइट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जिसकी वजह से बच्चे की कोई भी काम करने की जो एबिलिटी है वो इफेक्ट हो रही होती है। जैसे अगर बच्चा क्या करेगा, कैन नॉट सिट और बैलेंस, ठीक है। मतलब अगर बैठने की कोशिश करेगा, बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होंगी, सडन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो गिर जाएगा, ठीक है। खुद खा पी नहीं सकता, कैन नॉट फीड देमसेल्व्स, क्योंकि मतलब उसके आर्म की जो है मूवमेंट्स हो रही हैं, ऊपर मूवमेंट्स हो रही हैं जो उसके फीडिंग को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। खुद खड़ा नहीं हो सकता अपनी टांगों पे क्योंकि टांगों की जो है वही अनकंट्रोल मूवमेंट्स हो रही हैं इस वजह से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसी तरह अपने हैंड्स वगैरह को भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हैंड्स पे भी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स हो रही होती हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कौन कौन से जो रिफ्लेक्सीज हैं वो इम्पेयर्ड होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। एसिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड होगा, सिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड होगा, स्पाइनल गैलन रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड होगा, टोनिक लेब्रंथाइन रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड होगा, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स इम्पेयर होगा, प्लेसिंग रिफ्लेक्स इम्पेयर होगा और मोरो रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड होगा। ये जो सारे रिफ्लेक्सेस हैं ना, इन पे भी मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी, तो आप इनकी डिटेल्स वहाँ से देख लीजिएगा।
ये था हमारा आज का लेक्चर जो सेरिब्रल पाल्सी के ऊपर था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।